नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। कर्नाटक में सीएम के फेस को लेकर कांग्रेस में तकरार बढ़ गई है। डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के नाम को लेकर खींचतान इस वक्त चल रही है। आज शाम को विधायक दल की बैठक होगी। बेंगलुरु से लेकर दिल्ली की चर्चाओं का जो बाजार है वो इस वक्त गर्म है। अब देखना यह है कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री होगा कौन। अगली खबर बताएंगे सुरभि। तो नमस्कार, चार के वार में मैं हूं आपके साथ सुरभि तिवारी। और बिहार में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सियासत हो रही है। महागठबंधन के नेता विरोध कर रहे हैं तो फिर बीजेपी के नेता समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। सियासी रस्साकशी के बीच बाबा के दरबार को लेकर के पटना में इस वक्त अलर्ट का माहौल देखा जा रहा है। इस पर विस्तार से जानकारी आपको देंगे, लेकिन तीसरी बड़ी खबर जानिए मेरी सहयोगी अमृता से। नमस्कार, चार के वार में मैं अमृता गर्ग आपको बताऊंगी चक्रवात मोचा से जुड़ी हुई अहम जानकारी, जिस पर फिलहाल सबकी नजर है। मौसम वैज्ञानिकों ने भी कह दिया है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवाती तूफान जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक तीव्र हो रहा है और लंबे समय तक टिक रहा है। और साथ ही पश्चिम बंगाल में मोचा का असर पकड़ने की संभावना है। एनडीआरएफ ने उत्तर परगना इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। इस पर हर तफसील आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अगली खबर के लिए रुक करेंगे पहले साक्षी का। बिल्कुल, नमस्कार। चार के बार में चौथी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी महाराष्ट्र से जुड़ी। महाराष्ट्र के अकोला में दो गुटों में देर रात हिंसक झड़प देखने को मिली। इस नफरत की आग में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इलाके में फिलहाल तनावपूर्ण माहौल है, जिसको देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे चौथे नंबर पर, लेकिन सबसे पहले रुक करते पहली बड़ी खबर का मेरी सहयोगी पूजा यादव के साथ। देखिए, लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं अनंतनाग से है, जहां पर आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है और 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की अभी तक खबर है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया तो जानकारी मिल रही है। पुलिस और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। अंडमान सागर में आतंकियों से मुठभेड़ की तस्वीर देखिए। सुबह से लगातार आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, 2 से 3 आतंकियों को सेना के जवानों ने घेर लिया है। मुठभेड़ लगातार जारी है। देखिए, इस वक्त जम्मू कश्मीर में आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर आतंकी साजिश रचने की प्रयास किए गए, कोशिशें की गई, उनको नाकाम भी किया जा रहा है। हमारे कई जवान उसमें शहीद भी हो गए और अब ऐसे में आतंकियों को चुन चुन कर मारने की तैयारी है। इस बीच 2 से 3 आतंकियों को जवानों ने घेरा हुआ है। मुठभेड़ लगातार जारी है। अनंतनाग से बड़ी खबर इस वक्त की। सुरभि, तो बड़ी खबर आपको बता रहे, दरअसल अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ जारी बताई जा रही है। सुरक्षा बलों की टीम जगह जगह पर इस वक्त सर्च कर रही है और कई आतंकियों के अभी भी छुपे होने की आशंका जाहिर की जा रही है, जिसके तहत में इस वक्त घेराबंदी कई जगहों की भी की गई है। पुलिस और जिस तरीके से आतंकवादियों के बीच में भी ये रस्साकसी चल रही थी, अनंतनाग में मुठभेड़ की खबरें सामने आई। 2 से 3 आतंकियों को सेना के जवानों ने घेरा और अब तक इन्हें पकड़ने की कोशिश, लेकिन अगर पकड़े नहीं जाते तो फिर ऐसे में इस दौरान आतंकवादियों को ढेर करने का काम भी किया जा सकता है सुरक्षा बलों की टीम की तरफ से, क्योंकि जम्मू कश्मीर से आए दिन ऐसे खबरें सामने आती रहती है जब आतंकवादियों की तरफ से जाल बिछाया जाता है हमारी सुरक्षा बलों पर आतंक को बरकरार रखने के लिए। और इसी के तहत में इस वक्त सुरक्षा बलों को यह जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी पहले से छिपे हुए हैं, उनके ठिकाने का पता चला, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अब 2 से 3 आतंकियों को घेरा गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ तस्वीरें जो सामने आई है वहां से निकल करके, और कुछ ऐसे रहस्यमय जगहों का भी पता चला है जहां पर ये छिपकर आतंकवादी रह रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और उन जगहों से कुछ सामान भी बरामद किए गए हैं। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप इस वक्त भारत 24 पर देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें लगातार भारत 24 अपने दर्शकों को दिखा रहा है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और ये दोनों तस्वीरें जहां कुछ सामान बरामद किया गया है, उनकी कुछ चीजें बरामद की गई हैं, वहीं दूसरी तरफ आप सेना की एक्टिविटी भी लगातार देख रहे हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से यहां पर जारी है और जिस तरह से आप जानते हैं कि घाटी में ऑपरेशन त्रिनेत्र भी लगातार जारी है और इसी ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगातार इन आतंकियों पर शिकंजा और कसा जा रहा है मजबूती से, और कोशिश यही है कि घाटी को आतंक मुक्त बनाकर वहां पर सुरक्षा की स्थिति जो है वो बहाल की जाए। और सैयद तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, क्या कुछ जानकारी फिलहाल, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी भी कई आतंकियों के वहां पर छुपे होने की आशंका है। ये जो पूरी कार्रवाई हम देख रहे हैं ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंडर ही आती है। देखिए, G20 समिट में जब कुछ ही दिन बचे हैं, जब शुरू हो जाएगा कश्मीर घाटी में पहली बार, और तारीख जो है वो रकम की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी, यूएसए और बाकी कंट्रीज के तमाम ओहदेदार कश्मीर पहुंच रहे हैं। जहाँ एक तरफ डेवलपमेंटल मॉडल, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स कामकाज चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर घाटी का ये दक्षिणी कश्मीर का इलाका सागुम है। ये मिलिटेंसी से काफी प्रभावित बीते 5-8 वर्षों में रहा, लेकिन 1-2 वर्षों से इस इलाके में वो सुनसान सा माहौल हमें दिखा। लेकिन आज सुबह फौज दावा कर रही है कि उन्हें इत्तला मिली थी कि इलाका सागम
कुकरनाग, जो कि फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पर मिलिटेंटों का हाइड आउट है और इस हाइड आउट तक पहुंचते पहुंचते जब नजदीक इंटरसेप्ट किया गया, सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार पहुंच गए, तो पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा कि मिलिटेंटों की फायरिंग के नतीजे में ये इनकाउंटर में सर्च ऑपरेशन तब्दील हुआ। और जो तस्वीरें एक्सक्लूसिव भारत 24 दिखा रहा है उसमें ये वो जगह है जहां पर हाइड आउट था। ऊपर से सिट्रा यानी घास का कोई इस तरह से ढेर दिख रहा था, लेकिन अंदर से पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों की कमीनगाह या हाइड आउट है। उसके बाद खाने पीने की व्यवस्था, सोने की और बाकी हाउस होल्ड में जो चीजें होती है वो रखी गई है। उसके बाद कितना इसमें से हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया या हथियार और गोला बारूद अपने साथ लेकर मिलिटेंट जो है इस हाइड आउट से बाहर आए। कुछ वक्त तक फायरिंग हुई, लेकिन लेटेस्ट अपडेट में दे दूं, सागम कोकरना का ये जो एरिया है ये फॉरेस्ट एरिया, ये उसी तरह से है जो बाटा दूरिया था, जो आपने कंडी इलाके में अभी पुंछ में बीते हफ्ते में सुरक्षा बलों पर इस तरह के ऑपरेशन को देखा जहां पर हाइड आउट से फायरिंग होती है। ये उसी नौयत का एरिया है, क्योंकि ये कश्मीर प्रोविंस में पड़ता है और पुंछ का एरिया जो है वो जम्मू प्रोविंस में पड़ता है। यहाँ पर इस इलाके में मजीद बताया जाता है कि सही है। इस बीच खबर ये सामने आ रही है कि मुठभेड़ अभी भी जारी है। अभी अगर मौजूदा स्थिति के बारे में बात करें तो मौजूदा वक्त पर क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है और क्या कुछ अपडेट आपके पास है? और साथ साथ मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार इतने वक्त से, कितने लंबे समय से ये जो आतंकवादी है ये वहां पर रह रहे थे? क्योंकि सामान बरामद किया गया है, जगह का पता चल चुका है, क्या ये पता चल पाया कि कितने दिनों से उस जगह पर शरण लिए बैठे थे ये आतंकवादी? देखिए, ये जो एरिया है चूंकि ये फॉरेस्ट एरियाज है, ये कोई यूनिक जगह नहीं है, एक ही जगह नहीं है, बल्कि अगर आप बाटा दूरिया, कंडी, उसके बाद सागुम, उसके बाद बांडीपोरा के जंगलात, शोपियान, कुकरनाग और श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में फॉरेस्ट एरिया देंगे तो अमूमन इस तरह के ऑपरेशन फौज पुलिस मिलकर करते हैं। और यही ऑपरेशन है, ये वो हाइड आउट है जहां पर बताया जाता है कि गुज़िश्ता कई महीनों से, क्योंकि बर्फबारी की जब कश्मीर में शुरू हो जाती है, जब बारिशें ज्यादा हो जाती है तो रूरल एरियाज में ज्यादा देर तक या फॉरेस्ट एरियाज में ज्यादा देर तक इन्फिल्ट्रेशन के बाद या वहां पर रहने के लिए मिलिटेंट इस तरह के हाइड आउट का इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि फायरिंग काफी वक्त से दो नहीं हो रही है, जिसका गालिबन ये मतलब है इस एरिया में क्योंकि मिलिटेंट इस हाइड से निकलकर बाहर हो गए हैं, जिसके बाद वो फॉरेस्ट एरिया में चले गए और फॉरेस्ट एरिया में ऑपरेशन को कंक्लूड करना कम वक्त में बहुत मुश्किल होगा, इसमें और वक्त लग सकता है। अब फौज ने क्या किया कि फौज ने अपना जो लोकल यूनिट है, राष्ट्रीय राइफल्स का, जम्मू कश्मीर पुलिस का, एसओजी का, सीआरपीएफ का, उसको मजीद मुतहर्रिक किया और फॉरेस्ट एरिया के दूर दराज इलाकों में अभी इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन काफी घंटों से कोई फायरिंग का इंसिडेंट नहीं आया। सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग हुई। चलिए ठीक है तजम्मुल, बहुत ही शुक्रिया सैयद तजम्मुल, बहुत शुक्रिया आपका। सैयद तजम्मुल बता रहे थे कि वहां पर अभी लगातार ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन काफी देर से ऐसी कोई फायरिंग की इंफॉर्मेशन नहीं है। और क्योंकि ये फॉरेस्ट इलाका है इसलिए थोड़ी सी चुनौतियां यहाँ पर हैं, लेकिन G20 समिट से पहले यहाँ पर इन आतंकियों को ढेर करने की पूरी तैयारी है। इस बीच बड़ी खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक है आज और कांग्रेस विधायक दल की बैठक का समय बदला है। अब शाम 6 बजे बैठक होगी विधायक दल की, पहले शाम के 5:30 बजे बैठक होनी थी। शैंग्रीला होटल में कांग्रेस की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा होगी, सीएम का चेहरा कौन होगा, विधायकों से इसको लेकर राय ली जाएगी और विधायकों की पसंद का भी खास ख्याल रखा जाएगा और उसी की पसंद पर आला कमान को फैसला लेना है। देखिए, दो चेहरे, सिद्धारमैया और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार सामने हैं। कभी बात सामने आ रही है कि अब यहाँ पर सीएम डिप्टी सीएम का फॉर्मूला हो सकता है, कभी ये कि 2.5 साल का कार्यकाल दोनों के पास में हो। खैर, अब जो भी फैसला होगा शाम के लगभग 7 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए देखिए, लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से जब से ये जीत दिखनी शुरू हुई तब से लेकर अब तक लगातार हमने देखा कि जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो कांग्रेस मुख्यालय पर डटे रहे। कल दिल्ली में भी कांग्रेस मुख्यालय पर जोर शोर से लोग लड्डू बांटते हुए नजर आए, ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग थिरकते हुए नजर आए और जमकर लोगों ने कल जश्न मनाया। लेकिन अब बारी फिर से मुश्किल वाली इसलिए है क्योंकि दो दिग्गज नेता हैं जिनकी प्रतिद्वंदिता सबके समक्ष है। इनकी प्रतिद्वंदिता की जिक्र बार बार होती रहे, यहाँ तक की चर्चा होने लगी थी कि इस प्रतिद्वंदिता का कहीं खामियाजा इस चुनाव में ना भुगतना पड़े। लेकिन अभी देखिए, फैसला ये लेना होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री होगा कौन दोनों चेहरों में से। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, सवाल यही कि कर्नाटक में अब चुनाव तो जिस तरीके से उनके खाते में चला गया, सत्ता कहीं ना कहीं हाथों में आ गई है, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर के अब भी असमंजस की स्थितियां नजर आ रही हैं क्योंकि कई नाम अब तक आगे चल रहे हैं। ऐसे में क्या उम्मीदें जताई जा सकती है, किस चेहरे को लेकर के कांग्रेस थोड़ी सी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है?
तो भी देखिए, आज शाम में विधायक दल की बैठक है और उसमें एक लाइन का रेजोल्यूशन पास हो रहा है। वो रेजोल्यूशन है कि जिस नाम पर सहमति हाईकमान, हम पूरा फैसला हाईकमान पर छोड़ते हैं। और मैं बताऊं आपको कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब से थोड़ी देर के बाद यानी 2 या 2:30 बजे के बीच दिल्ली के लिए रवाना होंगे। शाम में वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और शाम में आज शाम विधायक दल की बैठक है वहां, और बैठक में एक लाइन का रेजोल्यूशन आएगा। उस रेजोल्यूशन के आधार पर हाईकमान, खासतौर से गांधी परिवार जिन्होंने अब इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई है, वो और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों बैठकर ये तय कर लेंगे कि मुख्यमंत्री के लिए विधायकों में से किसको चुना जाए, सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार। लेकिन मैं बताऊं आपको सुरभि कि सबसे मुख्य और मुफीद नाम इस वक्त सिद्धारमैया का है, और डीके शिव कुमार मस्ट भी, मतलब हो सकता है कि वो डिप्टी सीएम बने और पीसीसी प्रेसिडेंट हैं वो, तो वो पीसीसी प्रेसिडेंट का पद जो है उनके पास बदस्तूर जारी रहेगा। इसके पीछे 2 कारण हैं। डीके शिव कुमार के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामले चल रहे हैं, ईडी ने उन्हें पहले भी गिरफ्तार किया है, वो तिहाड़ जेल में भी रह चुके हैं। तो कांग्रेस ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाहती है कि अगर मुख्यमंत्री हो तो बार बार उनको ईडी समन भेजे। और दूसरी तरफ सिद्धारमैया वरिष्ठ नेता है कर्नाटक की राजनीति में, जेडीएस से कांग्रेस आए थे और कांग्रेस में अब उनका एक वर्चस्व है, कोरबा समाज से आते हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर यह जिम्मेदारी बन जाएगी कि तमाम वर्ग जो लिंगायत, वोकालिंगा, कोरबा, मुस्लिम, दलित, उन्होंने जो वोट कांग्रेस को किया है तो उसको कैसे एकोमोडेट किया जाए। और मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार भी इस मामले, इस फॉर्मूले को लेकर बहुत हद तक तैयार हैं। बाकी फैसला आज विधायक दल की बैठक में 1 लाइन रेजोल्यूशन पास होने के बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ से वो फैसला जाएगा और पर्यवेक्षक जाकर वहां ये बात कहेंगे कि हाँ, अमुक व्यक्ति के नाम पर विधायक दल और आलाकमान सहमत है। बिल्कुल अमित जी, देखिए कांग्रेस के लिए ये जीत कितनी महत्वपूर्ण थी, साख का विषय थी, ये सब जानते हैं। अब जीत हिस्से में आ गई है और बेशक कांग्रेस इस जीत के स्वाद को अब किरकिरा नहीं करना चाहेगी, और इसी का नतीजा है कि हमने वो तस्वीर भी देखी जब मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों के साथ होते हैं और उसके बाद एक तस्वीर जारी की जाती है डीके शिव कुमार की भी और सिद्धारमैया की भी एक साथ। तो एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंदर खाते आपको क्या लगता है? देखिए, सत्ता का लालच और सीएम पद ये बहुत महत्वपूर्ण है, और खास तौर पर अगर आप अपॉर्चुनिस्ट की बात करें तो बहुत ये बड़ी जीत कांग्रेस के हिस्से में, और ऐतिहासिक जीत भी इसे कहा जा सकता है। दक्षिण का किला एक बार फिर से कांग्रेस के सर हो गया है। तो ऐसे में क्या लगता है कि अंदर खाते भी ये एकजुटता है या फिर कहीं ना कहीं वो लालच तो जरूर होगा? देखिए, राजनीति में अपने आप को किसी पद पर बिठाना कोई गलत बात मानी नहीं जाती, क्योंकि राजनेता राजनीति इसलिए करते हैं कि उन्हें पद मिले। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को 40 साल में इस तरह का मैंडेट मिला है, और इस मैंडेट को क्या कांग्रेस आपसी सिर्फ फुटबॉल में जाया करेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कल ही स्पष्ट हो चुका था। केसी वेणुगोपाल जो संगठन महामंत्री हैं, उनसे जब मैंने पूछा ये बात, उन्होंने कहा नहीं, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। तो सॉर्टेड आउट, और उन्होंने एक लाइन और कही जो मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा अमृता। उन्होंने कहा कि दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा ऑल्सो। तो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी के नेतृत्व में चली थी, क्या उसको जाया करेगी कांग्रेस? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। राजनीतिक तौर पर अपरिपक्वता का परिचय होगा, क्योंकि अब कांग्रेस उस मूड में है जहां से वो विपक्ष को लीड कर सके। तो क्या एक मुख्यमंत्री के लिए ऐसे गंवाएगी? मुझे लगता है ये सारी सहमति आज और कल के बीच दोनों दिन में बन जाएगी, क्योंकि तमाम पर्यवेक्षक वहां जाकर इस चीज को शॉर्ट आउट करने की कोशिश में लगातार है। बिल्कुल अमित जी, कर्नाटक के रण में कई सारी चीजें रही जिसकी वजह से कांग्रेस एक किंग मेकर के तौर पर, एक कर्नाटक के किंग के तौर पर उभरकर सामने आई है। लेकिन इस बीच देखिए, तस्वीरें आज हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे थे कि एक तरफ सिद्धारमैया के घर के बाहर उनके समर्थकों ने पोस्टर लगा दिए हैं, तो वहीं डीके शिव कुमार के समर्थकों ने उनके घर के बाहर भी पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिसमें दिखाया गया है कि दोनों ही सीएम है। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और ही सीएम पद जीत जाता है और सीएम पद पर काबिज हो जाता है, और ये इन दोनों के जो समर्थक है उनके ऊपर एक पूर्ण विराम यहाँ पर लग जाता है अटकलों के ऊपर? ऐसे में साक्षी, एक नाम मुफीद बैठता है, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन फिलहाल जो, क्योंकि कांग्रेस का जो ताना बाना है उसको समझने की कोशिश अगर हम करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे अभी तुरंत अध्यक्ष बने हैं, दलित समुदाय से आते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में। तो तमाम चीजें छोड़कर अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक अलग बात होगी, फिर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी के राजनीतिक दौर में ये मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि विपक्ष की एकता की बात चल रही है। वैसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के पास ये जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। दूसरी तरफ सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार लोकल है, कांग्रेस ने लोकल इश्यूज पे चुनाव लड़े थे, ऐसे में किसी बाहरी व्यक्ति को थोपा नहीं जा सकता। तो निश्चित तौर पर कोई लोकल ही व्यक्ति, या कुछ तो सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार ही इस पद के लिए मुफीद बैठते हैं, क्योंकि इसके बाद जो नाम है वो परमेश्वर का है, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के, दलित समाज के नेता आते हैं, और बैकवर्ड बैरन की तरह उन्हें जाना जाता है कि उन्होंने इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई थी डोर टू डोर कैंपेन में। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच जाती थी, जिसका जिक्र आपने किया कि पोस्टर वॉर चल रहा है वहां।
मुझे लगता है कि सिद्धरमैया के नाम पर फिलहाल सहमति बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि 2024 के बाद साक्षी ये जो विपक्ष का ताना बाना होगा उसमें ही वो भूमिका होगी, और साथ ही सिद्धरमैया को अगर दिल्ली एकोमोडेट किया जाएगा तो फिर डीके सिंह कुमार को वहां का 2000। ठीक है अमित जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, इस टसल वॉर के बीच में बसवराज बोम्मई ने सीएम पद से कर्नाटक में इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत को बसवराज बोम्मई ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद बोम्मई कल सामने भी आए थे। देखिए, उन्होंने स्वीकार किया था अपनी हार को और ये भी कहा था कि 2024 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी। तो कर्नाटक में बीजेपी केवल 66 सीट ला पाई। 66 सीटों पर सिमट कर भारतीय जनता पार्टी रह गई। हालांकि दावे बड़े बड़े बीजेपी के द्वारा किए जा रहे थे। उस बीच अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, एक किंग मेकर के तौर पर उभरी इस बार, और कांग्रेस को 136 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत का दर्जा यहां पर मिला। पूर्ण बहुमत कांग्रेस के खाते में आती हुई नजर आई। ये तस्वीर बसवराज बोम्मई की। उन्होंने थावरचंद गहलोत को अपना इस्तीफा सौंपा। अब कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री यहां पर चुना जाएगा और कर्नाटक को कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री मिलेगा। तो कर्नाटक के रण में कांग्रेस पार्टी किंग के तौर पर सामने आई। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर वो कौन किंग बनेगा जिसके सिर पर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज, जिसके ऊपर लगातार संशय बरकरार है। हालांकि जो दो बड़े नाम सामने आ रहे हैं वो सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार है, जिनके ऊपर फिलहाल फाइनल मुहर लग सकती है। आज तमाम जो बैठकें हैं उनका दौर जारी है। फिलहाल दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। बसवराज बोम्मई ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। पहली तस्वीर मुलाकात के दौरान की, जब वो मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। वहीं दूसरी तस्वीर बसवराज बोम्मई की, जब वो इस्तीफा सौंप रहे हैं। कर्नाटक के सीएम पद से बोम्मई ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बोम्मई की तरफ से हालांकि ये कहा गया है, उन्होंने अपनी हार स्वीकार की है। 66 सीटों पर सिमटकर भारतीय जनता पार्टी रह गई। तो मिशन साउथ कहीं ना कहीं ये फेल होता हुआ उनका नजर आया। एक नई रणनीति के साथ साउथ में दोबारा से बीजेपी दाखिल होने की पूरी प्रयास करेगी, लेकिन फिलहाल उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। फिलहाल कर्नाटक का सीएम कौन बनेगा, इसके ऊपर लगातार असमंजस की स्थिति बरकरार है। कर्नाटक में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिली, 136 सीटों पर कांग्रेस काबिज हुई। अब बेंगलुरु में विधायक दल की आज बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि शाम 5:30 बजे से शिफ्ट करके इस बैठक को 6 बजे कर दिया गया है। क्या कुछ इस बैठक में निकल के आएगा, चर्चा में निकल के आएगा, इसके ऊपर लगातार नजरें भारत 24 की बनी हुई है। इस बीच चर्चा है कि सीएम चेहरे पर इस बैठक में अहम चर्चा हो सकती है, अहम विषय है। सीएम कौन बनेगा इसके ऊपर मुहर लग सकती है। और इस बीच मुलाकात खड़गे की अगुवाई में होगी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में रहेंगे और आला कमान की मौजूदगी में यहां पर सीएम के पद के ऊपर मुहर लग सकती है। और देखिए अगली बड़ी खबर का सीधे रुख करेंगे। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम को लेकर अलर्ट है। इस वक्त पटना जिला प्रशासन ने यह अलर्ट जारी किया है। आतंकी या फिर उग्रवादी हमले की आशंका जताई जा रही है। कार्यक्रम में 24 घंटे पुलिस बल की तैनाती है। पटना में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम है। देखिए बिहार में यह उनका दूसरा दिन है और उनका कार्यक्रम लगातार चल रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी भी उनको सपोर्ट कर रही है और जो वहां का साधु संत समाज है वो भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम को लेकर अलर्ट भी जारी है। पटना जिला प्रशासन लगातार वहां पर तैनात है, क्योंकि वहां पर लगातार यह अंदेशा है कि वहां कोई ब्लास्ट हो सकता है, जिस कारण से पूरा सिक्योरिटी का ख्याल रखा जा रहा है। कार्यक्रम में 24 घंटे इसी कारण से पुलिस बल की तैनाती है। पटना में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम चल रहा है, वो लगातार यहां पर कथा सुना रहे हैं। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम को लेकर इस वक्त जो वहां का प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर है। जैसा हमने जिक्र किया कि उनको अंदेशा था कि यहां पर किसी तरीके से कोई हमला हो सकता है, जिस कारण से तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। आतंकी हमले की आशंका के चलते यहां पर जो पूरा इस वक्त आप देख रहे हैं सिक्योरिटी है उसको टाइट किया गया है। हनुमान कथा का आयोजन यहां पर किया गया है और बीजेपी और जो हिंदूवादी संगठन है खासतौर पर उनका समर्थन यहां पर उनको मिला हुआ है। 24 घंटे पुलिस बल की तैनाती वहां पर है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी मिसहैपनिंग वहां पर ना हो। तो बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। आपको याद होगा उनके आगमन से पहले ही लगातार वहां पर जो बयानबाजी का सिलसिला वो भी शुरू हो चुका था। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यक्रम पर हमले का खतरा, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा है और बड़ी बात है, जिस कारण से वहां पर सिक्योरिटी का पूरा हर लिहाज से ख्याल रखा जा रहा है। 24 घंटे वहां पर पुलिस बल की तैनाती है। तो वहीं लाख विरोध के बाद भी बाबा बागेश्वर पटना पहुंच चुके हैं और स्वागत भी बाबा का जोरदार हुआ है। बिल्कुल, एयरपोर्ट पर सरकार को लेने खुद केंद्रीय मंत्री पहुंचे तो बाबा की ड्राइवरी सांसद मनोज तिवारी ने संभाली। आपको बता दें कि बाबा ने हनुमंत कथा भी शुरू की, जिसके बाद अब यह तय है कि बिहार में आगे भी आग और लगने वाली है।
सियासत में इन दिनों हिंदू राष्ट्र का मुद्दा छाया हुआ है और इसमें धार देने में जुटे हुए हैं। बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री बिहार पहुंचे हुए हैं। 17 मई तक हनुमान कथा सुनाएंगे। उनके बिहार दौरे से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के लाल और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने निशाने पर लिया तो बिहार पहुंचते ही धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदू मुस्लिम आरोप पर जवाब दिया। बाबा बागेश्वर ने हिंदू प्लान के बारे में बता दिया। हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू हिंदू करने आए हैं। बिहार हमार बा, रहुआ सब ठीक बानी ना। बाबा बागेश्वर जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका जोरदार तरीके से वेलकम किया गया। केंद्र मंत्री से लेकर बीजेपी सांसद तक सब धीरेंद्र शास्त्री का स्वागत करने मौजूद रहे। गिरिराज सिंह ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने उनके कार को ड्राइव किया। हनुमान जी की कथा है, सभी कोई आए। अगले 5 दिन तक संसार में कहीं बाहर रहेगा तो बिहार में रहेगा। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो बाबा का बिहार दौरा पर विरोध जता रहे हैं? देखिए, इससे बचना चाहिए। उन लोगों को भी कथा सुनने आना चाहिए। बिहार की संस्कृति किसी के भी कथा का या किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है। वो जितनी बातें कह रहे हैं सब अपनी आस्था और धर्म की बातें हैं। सभी को अपने धर्म का बात कहने का अधिकार है, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करना भी जरूरी है और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी वो करते हैं। मैं उनके बिहाफ में एक उनके बागेश्वर बालाजी के भक्त होने के नाते, माई मुंडेश्वरी का भक्त होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग आए और बिहार की संस्कृति जो होती है ना, अतिथि देवो भव, उसका सम्मान करें और कर रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं बिहार के सरकार के साथ साथ बिहार की पुलिस ने जो व्यवस्था की और बिहार के लोगों ने, युवाओं ने जो स्वागत किया है। जय बिहार। बिहार पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री से मिलने के लिए बिहार बीजेपी के नेताओं का तांता लगने लगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, रामकृपाल यादव ने मुलाकात की। धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदुओं की बात कही तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को मौका मिल गया। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर गिरिराज सिंह ने कहा कि यहाँ नहीं तो क्या पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे। ये कौन है? धीरेंद्र शास्त्री है, कोई विदेशी नहीं है। ये किस चीज का प्रचार करते? सनातन का प्रचार करते? क्या ये पाकिस्तान जाके प्रचार कर रहे हैं जो अनुमति चाहिए? अगर भारत के अंदर भी कोई थ्रेट देता है, कोई प्रचार रोकने की कोशिश करता है, तो ये कहाँ जाए? मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या मक्का मदीना जाए, पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए? मैं थ्रेट देने वालों को भी कहना चाहता हूँ, आज नहीं तो कल तेरी बारी भी आई। बाबा बागेश्वर के पटना पहुंचने से पहले ही उनके भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। कोई नेपाल से आया तो कोई ओडिशा और दूसरे राज्यों से। इन सब के बीच धीरेंद्र शास्त्री से मिलने के लिए पटना होटल में एक मुस्लिम महिला पहुंच गई। जिस तरह डॉक्टर से दवा दिलाता तो सभी ना कराता है। डॉक्टर हैं तो दवा करेंगे। अब दोनों हैं, ऊपर वाला अपना ऊपर वाले के भरोसे आ गए हैं। हिंदू की बात करते हैं बाबा। ये बताइए, बाबा से मुलाकात क्यों करना चाहते हैं आप? ये बताइए। अपना कष्ट दूर करने के लिए। कष्ट लगता है कि दूर हो जाएगा? शायद हो जाए। को लेकर बातें हो रही हैं। कोई बात नहीं, बात करेंगे तो करेंगे, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। इतना विश्वास है? कोई परेशानी नहीं। धीरेंद्र शास्त्री को पटना एयरपोर्ट पर रोकने के लिए लालू के लाल ने तैयारी कर ली थी। अपनी डीएसएस आर्मी को तैयार किया था। मगर जिस तरह से बिहार में धीरेंद्र शास्त्री की एंट्री हुई, बीजेपी ने वेलकम किया, उससे आरजेडी टेंशन में आ गई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, दुनिया में सिर्फ आग नहीं बल्कि पानी ने भी कहर बरपाया है, जिसकी जद में भारत भी है। जी हाँ, तबाही का तूफान मोचा की लैंडिंग कोलकाता में हो चुकी है, जिसका असर कोलकाता के साथ उड़ीसा, बिहार, झारखंड में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि इस बवंडर से सड़कों तक पर कोहराम होगा, चारों जलजला होगा। बिल्कुल, और हिंद महासागर में उठा मोचा तूफान, फिलहाल तबाही की लहरें पूरे उफान पर दिख रही हैं। मोचा तूफान की चक्रवात मोचा को देखते हुए अलर्ट फिलहाल जारी कर दिया गया है। आप भी देखिए क्या कुछ है।
फिर हिल जाएंगी इमारतें, फिर आएंगी तूफानी हवाएं, फिर घर बन जाएगा खंडहर, फिर मचने वाली है तबाही। 3 राज्यों के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग इस समय दहशत में हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि म्यांमार से लेकर बांग्लादेश तक इस तूफान ने तबाही जो मचाई है। और इस तबाही की दस्तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी सुनाई दे रही है। हिंद महासागर में उठा मोचा तूफान की तबाही की लहरें पूरे उफान पर है। ये तबाही बंगाल की खाड़ी में लैंड हो चुकी है, जिसके बाद आफत की ऐसी बारिश होगी कि कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब जाएंगे। सड़कों पर सैलाब होगा, जलजला कोहराम मचाएगा। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में दबाव के क्षेत्र ने चक्रवाती तूफान मोचा का रूप ले लिया है। साइक्लोन मोचा को पिछले 6 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर ले जाते हुए देखा गया है और ये पूरी तरह से एक चक्रवाती तूफान में बदल गया है। इस दौरान चक्रवात की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही। चक्रवात मोचा को देखते हुए पूर्वी भारत के राज्यों को अलर्ट पर कर दिया गया। भारतीय मौसम विभाग ने चेताया है कि चक्रवाती तूफान मोचा के बंगाल के खाड़ी में दस्तक देने से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इस तूफान का सबसे ज्यादा असर बंगाल और उड़ीसा में होगा, जिसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। बंगाल और उड़ीसा में इसका जबरदस्त असर दिखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो मोचा तूफान भारत के दक्षिण तटीय क्षेत्र जैसे उड़ीसा और दक्षिण पूर्वी बंगाल से होकर गुजरेगा। तूफान को देखते हुए मछुआरों और नागरिकों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी दी गई। सैलानियों को चेताया गया कि वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर न आए। चक्रवाती तूफान की वजह से यूपी बिहार से लेकर मध्य प्रदेश गुजरात तक मौसम का मिजाज बदलने से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। उत्तरी हिंद महासागर में उठा ये तूफान बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। Very severe cyclonic storm by 11th May midnight over southeast and adjoining central Bay of Bengal. Thereafter, it is likely to recurve gradually, move north-northeastwards from 12th May morning. It is likely to weaken slightly from 13th May evening and cross southeast Bangladesh and North Myanmar coasts. मौसम विभाग ने मोचा की इंटेंसिटी साल 2022 में आए अम्फान तूफान जैसी खतरनाक बताई है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देगा, घरों को जमींदोज कर देगा और सब कुछ मिट्टी में मिलाकर रख देगा। तूफान के प्रचंड प्रहार से बड़े बड़े तिनके की तरह टूटने लगेंगे, सब हवा में उड़ जाएंगे और इस बवंडर को देखकर लोगों की रूह कांप जाएगी। चक्रवाती तूफान मोचा को लेकर अमेरिकी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। बंगाल की खाड़ी में तूफान की तबाही लैंड करने के बाद इसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। साइक्लोनिक डिप्रेशन बड़ा होने पर उड़ीसा के तट से तूफान टकरा सकता है। भारत के साथ म्यांमार, बांग्लादेश में भारी तबाही मच सकती है। इस तूफान को मोचा नाम यमन ने दिया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के चलते ये तूफान रफ्तार पकड़ेगा। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के साथ आंध्र प्रदेश सहित देश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। उड़ीसा के 18 जिले इस तूफान के चलते अलर्ट में हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी चक्रवात संभावित जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी हो चुकी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हालात से निपटने के लिए तैयार बैठी हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले कई दिनों तक मौसम बेहद खराब होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में उठा बवंडर धीरे धीरे तूफान का रूप ले रहा है, जो समुद्र किनारे बसे शहरों के साथ चक्रवाती तूफान मोचा यूपी बिहार से लेकर दिल्ली तक तबाही मचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर प्रयागराज से जुड़ी हुई है। अतीक अहमद के गुर्गों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। धूमनगंज थाने में विकास बख्शी ने दर्ज कराया ये एफआईआर और मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही जमीन खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में ये एफआईआर दर्ज करवाई गई। प्रमोद आलम
असीम हल्दर, उमर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कैलाश किशोर मिश्रा और गुलशान मिश्रा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में कई लोगों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि एक एक करके जो तमाम अतीक अहमद के गुर्गे बताए जा रहे थे, अब उन पर भी शिकंजा कसने का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि कई ऐसे अतीक अहमद के गुर्गों की तरफ से भी लोगों पर आतंक बरकरार रखने की कोशिश लगातार जारी थी और इसी को लेकर के अब एक एक करके आवाज उठानी शुरू कर दी गई है आम जनता की तरफ से भी। और कई अतीक अहमद के गुर्गों को निशाने पर पुलिस भी ले रही है। कई लोगों पर शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है। कई लोगों की प्रॉपर्टियां भी सीज की जा रही है, जो अब तक अतीक अहमद के गुर्गे बनकर के घुमा करते थे और अपना आतंक बिखेरने की कोशिश, लोगों में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश किया करते थे। अब उन पर एक एक करके शिकंजा कसा जा रहा है। कई और ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। विकास बख्शी ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है और इस एफआईआर में कई लोगों के नाम शामिल है। जमीन खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया था। फरमूद आलम, असीम हल्दर, अमर सिंह जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं एफआईआर में। कैलाश किशोर मिश्रा, गुलशन मिश्रा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो कई ऐसे और चेहरे बताए जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं जमीन की धोखाधड़ी करने में इनके नाम लिप्त पाए गए थे और इसके तहत ही ये कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है एफआईआर के बाद से। अब आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नजर आएगी पुलिस और साथ ही प्रयागराज में जिस तरीके की तस्वीर देखी जा रही है, इसको लेकर के लगातार पुलिस इस वक्त अलर्ट पर है और साथ ही साथ अतीक अहमद के करीबियों से भी पूछताछ हो रही है और उसके गुर्गों पर भी शिकंजा कसने का काम लगातार जारी है। तो प्रयागराज की वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाने की पल की कोशिश करते हैं और साथ ही ये तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जहां एक और आतंक फैलाया था एक वक्त में अतीक अहमद ने, अब अतीक अहमद के खात्मे के बाद उसके गुर्गों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। इस बीच अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के सांगली में ईडी के खिलाफ लगे हैं पोस्टर और जयंत पाटिल पर ईडी की कार्रवाई का विरोध यहां पर किया जा रहा है। एनसीपी के युवा मोर्चा ने ये पोस्टर लगाए हैं। लिखा, बीजेपी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई करके दिखाए। लिखा पोस्टर में कि ईडी कार्रवाई करके 1 लाख का इनाम ले जाए। तो जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगातार शिकंजा कस रही है और तमाम लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन का दौर जारी है, उसी के बाद ये खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के सांगली में ईडी के खिलाफ लोगों ने पोस्टर लगा दिए हैं। दरअसल जयंत पाटिल पर ईडी की कार्रवाई जो की गई थी, जयंत पाटिल को ईडी ने तलब किया था और जयंत पाटिल के कुछ इनपुट्स के आधार पर ईडी ने जयंत पाटिल को तलब किया और उसके बाद जो जयंत पाटिल के समर्थक हैं वो विरोध दर्ज कर रहे हैं ईडी के इस तरीके से जयंत पाटिल के तलब करने को। एनसीपी के युवा मोर्चा ने ये पोस्टर अब लगा दिए हैं महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर। इन पोस्टर में लिखा हुआ है कि बीजेपी नेताओं पर ईडी कार्रवाई करके दिखाए, ईडी कार्रवाई करके 1 लाख का इनाम ले जाए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इससे पहले भी विपक्ष एक साथ आकर ये कह चुका है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। ये आरोप विपक्ष के द्वारा ईडी और सीबीआई के ऊपर लगे हैं क्योंकि ईडी उन तमाम जो केसेस हैं उनको उजागर कर रही है। जिस तरीके से धांधलेबाजी की गई, जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की गई, उसी के खिलाफ फिलहाल ये पोस्टर आपकी स्क्रीन पर, ये महाराष्ट्र में पोस्टर लगाया है बीजेपी के खिलाफ।